हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनके फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। एक है यजाद, जो कि एक एविड क्रिकेट फॉलोअर हैं, फीमेल क्रिकेट को काफी अच्छे से पैशनेटली फॉलो करते हैं। हाय यजाद। एंड सेकंड वी हैव अंकित विद अस। अंकित भी एक सीरियस एंड डिवोटेड क्रिकेट एंथुजियास्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे विषय की ओर, जो है आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जो 25 अप्रैल को चालू हुआ था और 7 मई तक खेला जाएगा। इसके फॉर्मेट को मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। इसमें दो ग्रुप्स हैं। 10 टीम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, द यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड और स्कॉटलैंड है। ग्रुप बी में यूएई, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, वनुआटू और जिम्बाब्वे हैं। इन दोनों ग्रुप्स में से दो टीम्स सेमीफाइनल्स में जाएंगी। फिर सेमीफाइनल्स की विजेता टीम्स फाइनल्स खेलेंगी। तो जो फाइनल में दोनों टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी इस क्वालिफायर से, और आगे जाके वो टी20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होने वाला है वो खेलेंगी। तो आज के हम मैच के बारे में बात करते हैं। वो है 7th मैच ऑफ द टूर्नामेंट। ग्रुप बी की दोनों टीम्स यूएई और जिम्बाब्वे के बीच होगा, जो 9 बजे टॉलरेंस ओवल में खेला जाएगा। अब यूएई और जिम्बाब्वे अपना पहला मैच खेल चुके हैं और दोनों को हार का सामना करना पड़ा। यूएई की बात करें तो वो 6 विकेट से आयरलैंड के खिलाफ हारे थे। 106 रन ही बना पाए वो, और वो बैटिंग करके वो आउट हो गए सब। अब जिम्बाब्वे भी 6 विकेट से हारे हैं वनुआटू से, जिन्होंने इतिहास रच के अपना पहला विक्ट्री दर्ज किया है वनुआटू ने। जिम्बाब्वे एक एस्टैब्लिश टीम है ऑलरेडी, पर वनुआटू इस स्टेज में नए हैं, मतलब इस क्वालिफायर में पहली बार आए हैं और उन्होंने अपना फर्स्ट रिकॉर्ड दर्ज किया था। तो अब यजाद, आपका क्या कहना रहेगा कि ये दोनों टीम्स कैसे कम बैक कर सकते हैं? हाय प्रशस्ति, जैसा आपने कहा कि दोनों ही टीम्स एक डिफीट से आ रहे हैं इस मुकाबले में। अगर यूएई की बात करूं मैं, तो दोनों वार्म अप मैचेस जीते थे उन्होंने, और फिर जाकर वो ओपनिंग मैच जो था आयरलैंड के अगेंस्ट वो हारे थे। तो एक तरह से वो होस्ट टीम होते हुए उनके लिए एक काफी, एक हद से कहा जा सकता है, एक बहुत बड़ा नॉकआउट पंच की तरह था। और अगर जिम्बाब्वे की बात करूं, तो जिम्बाब्वे अपने एक वार्म अप मैच जीता था, एक स्कॉटलैंड के सामने हारा था, और फिर वो ओपनिंग मैच में वनुआटू के अगेंस्ट एक काफी शर्मिंदा तरीके से हारे थे वो। तो वो एक चाहेंगे कि कमबैक करें एंड दे प्रूव देयर मेंटल, एज वी वुड से। तो एक तरह से कमबैक करने का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है, दोनों टीम्स के बीच होगा ये मुकाबला। तो एक चांस तो है कमबैक करने का, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं। एंड इट इज अबाउट हाउ यू प्ले ऑन दैट डे, एंड यू जस्ट यस, नीड टू पुट योर बैगेज बिहाइंड यू। या जिम्बाब्वे का शायद वो दिन नहीं था, क्योंकि 61 पे वो ऑल आउट हो गए थे वो पूरी टीम, 13 करीबन ओवर्स में। तो उनके लिए भी एक कमबैक मैच है ये, कि वो कमबैक कर सके। तो अंकित, आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे कमबैक कर पाएगा इस हार से? देखिए, फर्स्टली आपने जो सवाल पूछा ना, उसमें मुझे थोड़े फैक्टर्स लगते हैं। आई डोंट फील, मुझे आई एम नॉट श्योर कि आई माइट बी रॉन्ग, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली मुझे लगता है ना कि जब जब टीम्स क्वालिफायर मैचेस में जीतती है, उनका जो फर्स्ट या सेकंड मैच होता है, दे एंड अप लूजिंग द मैच। एंड ये हमने ट्रेंड रहा है थोड़ा सा। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन होता है एट टाइम्स की प्रैक्टिस मैचेस आपके इतने अच्छे जाते हैं, लेकिन जब आता है वो टेस्ट का, लाइक एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है, तो उसमें लाइक आप पहला सवाल भी क्या होता है आप समझ नहीं पाते हो, उस तरीके का था। और दोनों टीम्स हारी है, तो एक चीज अच्छी है कि दर्शकों को एक विनर तो मिल जाएगा, एंड फाइनली इन दोनों में से किसी एक टीम का खाता खुल जाएगा। लेकिन देयर विल ऑलवेज ऑब्वियसली एक टीम हारेगी भी। तो उस लिहाज से तो अच्छा मैच है, बिकॉज दोनों टीम जब हारती है ना, तो और इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था इनका, जो 2022 में हुआ था, क्वालिफायर्स का ही वक्त था वो भी, उसमें भी लास्ट बॉल तक इनका मैच गया था। तो पिछले बार मैंने कहा था कि सुपर ओवर होएगा, तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है ये वाले मैच में हमें वो सुपर ओवर देखने मिले, अनलेस मैं जिंक्स कर दूं इस फैक्ट को। जी, देखते हैं कि कौन से मैच तक हम ये सुपर ओवर वाली उम्मीद मिलती है हमको।
तो दोनों मैचेस जैसे कि आपने बात करी अभी, यूएई और जिम्बाब्वे बहुत टक्कर की टीम है, तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है वो 2 मैचेस का है, जिसमें से एक यूएई ने जीता है और एक जिम्बाब्वे ने। तो देखते हैं कि आने वाले मुकाबले में दोनों में से कौन उसको 2-1 का स्कोर कर पाता है। तो इनका अगर रीसेंट फॉर्म हम देखें तो यूएई ने 10 मैचेस में 7 विक्ट्रीज अपने नाम दर्ज करी है, और जिम्बाब्वे का भी उतना ही रिकॉर्ड रहा है कि बट एक टाई था उनके साथ में अगर बोलूं तो। बाकी उनके 6 विन्स हैं उनकी भी और 3 लॉसेस। तो लॉस के मामले में दोनों सेम है, बट देखते हैं कि ये नेक्स्ट विक्ट्री वो कर पाते हैं कि नहीं। तो अब इनके लिए इनके की प्लेयर्स की थोड़ी बात करते हैं। तो यूएई से पहले अगर बात की जाए तो हिना के बारे में, जो 2023 से 7 टी20 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 13 विकेट उन्होंने लिए हैं। तो वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती हैं। उन्होंने एक इससे पहले 4 भी लिया था। तो यजाद, हिना के की प्लेयर होने पर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? उनका कितना रोल वो इस मैच में उनका अहमियत देता है, मतलब उनका रोल? बिल्कुल, एक काफ़ी क्रूशियल प्लेयर है अगर आप बात करें तो। आपने जैसा कि स्टैट्स दिखाए, 7 मैचेस खेले हैं, 13 विकेट है, बेस्ट फिगर्स 4 फॉर 8 है और बेहतरीन इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करती है। मतलब आप जानते हो कि अगर आप विकेट्स नहीं ले पा रहे हो तो आप अपने अपोजिशन को कंट्रोल में रख रहे हो, आप उन्हें रन्स बनाने नहीं दे रहे हो इतने आसानी से, और उससे नेचुरली आपको विकेट मिलेगा। जैसा कि हम टी20 में देखते आ रहे हैं कि अगर 3-4 पीरियड, एक साइलेंट पीरियड या क्वाइट पीरियड जो कहते हैं हम, वो चलता है तो देयर इज समथिंग एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू बॉल्स। तो जैसा कि हमने देखा है, लेफ्ट हैंड बैटर है वो, तो एक तरह से वो एक डिफरेंस लाती है वो बैटिंग लाइनअप में। और वो उनका स्लो लेफ्ट आर्म जो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, उससे हमने देखा है कि कितनी कंट्रोलिंग लाइन एंड लेंथ डालती है और कितना इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड करती है वो अपने टीम के लिए। जी, उनका ब्रेक थ्रू तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनको उसी लिए, मतलब उनके कैप्टन भी उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो परफॉर्म कर सके अपनी टीम के लिए, वो सामने वाली टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो जिम्बाब्वे से अगर दूसरी प्लेयर की बात की जाए तो कैलिस एंडोवलू जो जिम्बाब्वे की प्लेयर है, वो 20 टी20 मैचेस उन्होंने खेले हैं। उन्होंने 316 रन्स बनाए हैं। 316 रन उन्होंने बनाए, मतलब, और फिर उन्होंने साथ ही साथ 19 विकेट्स भी लिए हैं। तो उनका भी एक की रोल हो सकता है। तो अंकित, आप उनके एज अ की प्लेयर पर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, ऑलराउंडर होने के ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं। मेरे हिसाब से इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये रहा है कि ये ओपन करती है इनिंग्स को। तो अगर इनकी बैटिंग फर्स्ट आ जाएगी और इन्होंने अगर अच्छे तरीके से पिच पे समय निकाला, तो मेरे हिसाब से जब ये बॉलिंग करने आएँगी तो इनको ये पता होगा कि कौन से लेंथ पे गेंदबाज़ी करनी है। सेम गोज़ अगर आपकी बॉलिंग आती है तो आपको पता है कि कौन से टप्पे पे नहीं डालनी है ख़ास करके, या फिर कौन से टप्पे पे बैटर्स अच्छा खेल रहा है। तो ये अच्छा फ़ायदा होता है कि भले ऑपोजिशन की बैटिंग टीम हो, बट आप सीख सकते हैं कि कौन से शॉट्स खेलने जब आपकी बैटिंग आएगी। तो ये फ़ायदे हैं। एंड क्योंकि ओपन भी करती है और लेफ्ट आर्म स्पिन है, जो स्पिन मैंने पहले भी स्ट्रीम में कहा है कि स्पिनर्स का दबदबा इस टूर्नामेंट में रहने वाला है। तो उस लिहाज से तो एक बार फिर क्रूशियल रोल रहेगा खास करके, और बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि इस टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एज अ बैटर आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। बिकॉज़ मेरे हिसाब से बाकी टीम हो सकता है क्योंकि इनके पास बाकी बॉलर्स भी उतने ही अच्छे हैं, तो शायद बॉलर्स अपना काम करते, लेकिन एज अ बैटिंग यूनिट आपको 130-140 ऐसे रन्स एज अ टीम बनाने पड़ेंगे जो हमें देखने नहीं मिले अभी तक, या फिर आसानी से हमें देखने नहीं मिले हैं। तो मेरे हिसाब से एज अ बैटर इनका रोल थोड़ा ज़्यादा सीनियर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग ये जो कंडीशन है, स्लोएस्ट पिचेस रहे एंड बैटिंग करना आसान नहीं रहा है, एंड ड्यू भी बहुत क्रूशल रहेगा आने वाले, खास करके अगर वो रात का मैच है तो फिर आप चाहोगे कि बैटिंग फर्स्ट हो। तो उस लिहाज से एज अ बैटर अगर ये अपना काम कर देते तो जब ये गेंदबाजी करने आएंगी तब वो खुद अपना काम अच्छे से करेंगे। जी, वही अब देखेंगे कि कौन सा की प्लेयर कितना अच्छा करता है। अब की मैचअप्स की अगर हम बात करें तो तीर्था सतीश जो कि यूए की प्लेयर है, उनका ओवरऑल 28 के करीब उनका एवरेज रहता है, पर जब एक राइट आर्म बॉलर को वो फेस करती हैं तो वो गिर के 20 के करीब हो जाता है। तो काफी ये 10 का जो मतलब आंकड़ा है, ऐसा 10 एवरेज गिरने का आंकड़ा, उसको ऐसा आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो इस चीज से कैसे वो निकल सकती हैं, अपने लिए रन्स बना सकती हैं?
बिल्कुल, जैसा कि हमने बात की है, तीर्था सतीश एक काफ़ी क्रूशियल बैटर है फ्रॉम द यूएई पर्सपेक्टिव। बैटिंग ओपन करती है ईशा ओज़ा के साथ और हमने ये स्टैट्स दिखाते हैं कि उनकी वीकनेस अगेंस्ट द राइट आर्म बॉलर्स जो कि रहता है, एक मैचअप रहता है जब आप लेफ्ट हैंड बैटर हो तो आप राइट आर्म बॉलर से तकलीफ होने वाली है आपको। और जैसा कि हमने देखा है कि राइट हैंड बैटर्स को लेफ्ट आर्म बॉलर से तकलीफ होती है। सो इट इज जस्ट अबाउट दैट एंगल जो नहीं होता है सूट कभी कभी। तो अगर तीर्था सतीश की बात करें तो यहाँ पर मैं एक क्विक लुक लेना चाहूंगा टुवर्ड्स द जिम्बाब्वे बॉलिंग लाइनअप। जैसे जोसेफिन निकोमो है, प्रेशियस मरांज है जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालती है, फिर लॉरेंस शुमा है जो राइट आर्म मीडियम पेसर है, ऑद्रे मजीशिवा है जो राइट आर्म मीडियम पेसर है, फिर एक है शारिन मायर्स जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। तो आई थिंक राइट आर्मर्स की कमी तो नहीं है जिम्बाब्वे के बॉलिंग लाइनअप में, और यूएई होस्ट कंडीशंस में है, सो यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू वेल। और अनलेस तीर्था सतीश was their opening batter and I arguably one of their most dependable batters at the top of the order. I think she has her task cut out for herself. But when you are playing such a high profile tournament, I think you need to stand up to the occasion and give your best. Sometimes you may get a very good delivery which is unplayable, and that is understandable. But when you yourself create a mental block कि यार राइट आर्मर है, मेरे से नहीं खेलने होने वाला, और तो till then you are always going to struggle, but as long as you approach it with a positive attitude, I think she'll be just fine. जी, बिल्कुल आपने सही बात की। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। एक माइंडसेट अगर आपका हो कि हाँ, मुझे अपनी टीम के लिए रन्स बनाने हैं, मेरी कमज़ोरी है पर उस चीज़ से मैं निकल सकती हूँ। तो अगर वो ऐसा माइंडसेट लेके फील्ड पे आती है, जो कि वो आती ही हैं, तो वो मतलब परफॉर्म कर सकती है अपनी यूएई टीम के लिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब आगे बढ़ते हैं, जिम्बाब्वे की एक की प्लेयर के बारे में बात करते हैं। तो चीपो मुगेरी त्रिपानु जो प्लेयर हैं वो जिम्बाब्वे की प्लेयर हैं। तो उनका जो अगर मैचअप है ओवरऑल वो 26 के करीब उनका एवरेज रहता है, पर जब पेस फेस करती हैं तो वो 12 के करीब गिर जाता है। तो काफी ये डिफरेंस है इनका भी पेस के खिलाफ। तो अंकित, आई एम सॉरी अंकित, आपका क्या कहना होगा, ये इस चीज को कैसे चेंज करती हैं? क्या ये रन्स बना पाती हैं? क्या एज अ की प्लेयर ये इसमें परफॉर्म कर पाती हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है अभी ये जो 12 का औसत है ना, अगले मैच में 10 का हो जाएगा। मुझे लग रहा है इस बार फिर पेसर्स फंसाएंगे ये जो यूएई के बॉलर्स हैं। और मुझे लग रहा है ना, ये यूएई का होम ग्राउंड है, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तो जो भी बाकी बॉलर्स है ना, एक एक रन के लिए सामने वाले बैटर्स से आपको मेहनत करवानी पड़ेगी, बिकॉज रन वैसे भी नहीं बन रहे। और अगर आपका बॉलर्स एज अ बॉलिंग टीम वैसे भी आपका घरेलू कंडीशन है, ऊपर से यहाँ पे डस्टी पिचेस है, तो फिर एक एक रन के लिए इतनी मेहनत करवाओ बैटर को कि वो खुद के उससे अच्छा मैं पवेलियन चले जाता हूँ इन टर्म्स ऑफ दैट। बट ऑब्वियसली हमें यूएई के पास भी वो पेसर से संभाल रहा है सीआई। लेकिन मुझे तो मेरा तो मानना हो सकता है कि ये बिना कुछ रन बनाए आउट हो जाएंगी। मेरा तो ये मानना है, जिस हिसाब की हमें बॉलिंग के दृश्य देखने मिले पिछले 4 मैचेस में, तो ऐसे कुछ दृश्य हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले मैच में। आपने जैसे बोला कि आपको थोड़ी कम उम्मीद है, क्या ये आजाद आपका भी सेम ओपिनियन रहेगा इस पे कि वो, या आप सहमति रखते हैं क्या अंकित की इस बात पर? आई थिंक यहाँ पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इट्स क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनएंडिंग पॉसिबिलिटीज। बट मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इफ जिम्बाब्वे आर टू गेट दैट फर्स्ट विन, गेट ऑफ द मार्क इन द टूर्नामेंट, आई थिंक देयर बैटिंग यूनिट stepping up is going to the batting unit needs to step up, because unless आप रन नहीं बनाते, आप अपने बॉलर्स को रन्स डिफेंड करने नहीं देने वाले। और आप T20 मुकाबले में 130 140 काफी डिफेंडेबल है कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द पिचेस इन द यूएई। तो वही है कि देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये सही में रन बना पाती हैं या फिर आउट हो जाती है। तो अभी बढ़ते हैं अपनी फैंटेसी 11 की ओर। एक बार देख लेते हैं कि फैंटेसी की हमारी टीम क्या है यूएई और जिम्बाब्वे की। जी हाँ, अगर हम कीपर्स और बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें से मुपा चिक्वा, आई थिंक उनके पास वो अनुभव है जो जिम्बाब्वे रिलाय करेगी। और इसलिए फैंटेसी में भी लाइक विकेट कीपर्स में मैंने दोनों पिक किए, यूएई की तरफ से और एक
जिम्बाब्वे की तरफ से। दूसरी तरफ थीरा सतीश, आई थिंक वो भी काफी अच्छी ऑप्शन, और यूएई के बैटर्स लाइक पिछले मैच में डेफिनेटली जीते नहीं है, लेकिन वापसी कर सकते इस मैच में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैप्टनसी ऑप्शन में ईशा उदय, बिकॉज वैसे ये व्यक्ति एक है लेकिन काम अनेक करती है, इनका गेंदबाजी के साथ भी उतना ही क्रूशल रोल रहता है। 3 विकेट पिछले मैच में चटकाए थे, रन्स कम बनाए, लेकिन टेम्पटिंग ऑप्शन और काम सब कुछ करती है। कप्तान भी यही है, तो और 4 ओवर तो डेफिनेटली डालती है, तो 2-3 विकेट तो आपको दिख सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके का बॉलर्स का दबदबा रहा है वो एक और एक अच्छी चॉइस। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक जिम्बाब्वे का बैटर दिया है, तो ये 4 बैटर्स जिसमें से वो ईशा ओझा कैप्टनसी के लिए उतनी अच्छी ऑप्शन है, भले नाम इनका बैटर्स में, लेकिन गेंदबाजी ये भी करती है। ऑलराउंडर्स की बात यहाँ मैं करना चाहूंगा, तो इस टीम में मैंने 3 ऑलराउंडर्स लिए हैं। जोसेफिन नकुमू जो है जिम्बाब्वे की, और दूसरी ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो मैंने कैलिस नदोल्वू को लिया है एज माय सेकंड जिम्बाब्वे ऑलराउंडर, और माय थर्ड ऑलराउंडर इज फ्रॉम द यूएई, कविशा इगोडागे, और उन्हें मैंने अपना वाइस कैप्टन भी बनाया है। मैंने लेफ्ट आर्म स्पिनर हीना को लिया है, और मैंने राइट आर्म ऑफ ब्रेक प्रेशियस मरांगे को लिया है। ये दोनों काफी अच्छा प्रोवाइड कर सकती हैं विकेट अपनी टीम के लिए। और मैंने वैष्णवी महेश को लिया है यूएई से, और औदरे जो एक राइट आर्म मीडियम पेसर है उनको लिया है। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रिडिक्शंस की ओर। जैसा इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बातचीत में मैंने ये सुना था कि यूएई का होम ग्राउंड कंडीशंस है, यूएई को शायद वो एडवांटेज मिल सकता है, तो वो कम बैक कर सकते हैं। तो अंकित, आपका क्या अब उसी स्टेटमेंट पे है कि हाँ कम बैक कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि जिम्बाब्वे बाजी मार सकता है? देखिए, दोनों टीम्स ने अपने पिछले मैच हारे, और दोनों के अगर आंकड़े देखें ना तो एक जिम्बाब्वे ने जीता है और एक यूएई ने, और इनका जो पिछला मैच था लास्ट बॉल तक गया। तो मैं तो यहाँ पे 3 चीजें कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है सुपर ओवर देखने का मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर बात करी जाए ना तो आंकड़ों में मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है हमने पिछले टाइम शाहरुख खान का डायलॉग बोला था, इस बार मैं कह रहा हूँ जो जीता वही सिकंदर, ये वाली कहानी हो सकती है। बिकॉज क्लोज मैच हो सकता है, लेकिन मैं तो घरेलू टीम की तरफ जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है यूएई का घर है, तो फिर गढ़ बना सकती है ये इस पिच पे। जी, आप काफी बॉलीवुड के शौकीन लगते हैं मुझे। तो यजाद, आपका क्या कहना है इस पे? I think Zimbabwe have the capability to, beat UAE at home. The last match, the loss to Vanuatu was, I would like to believe, an off day for Zimbabwe side. But yeah, like since we are all revolving around Bollywood, I would like to just say something for the Zimbabwe side. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती है सेन्योरिटा। जी, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा आप दोनों के इंटरेस्ट में। अब देखते हैं कि किसका प्रिडिक्शन सही निकलता है। तो मैं इवन अपने दर्शकों को बोलूंगी कि आप भी हमें अपने व्यूज बताइए कमेंट सेक्शन पे कि आपको क्या लगता है कि यूएई जीतता है या फिर जिम्बाब्वे। और आपको इवन सारे प्लेयर्स के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखेंगे तो वहां पे सारे प्लेयर्स की वो किस टाइप के मतलब प्लेयर हैं, बॉलर है, उनका क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, सब आपको उसकी जानकारी हमारी वेबसाइट लिंक्स पे मिलेंगी। And please don't forget to like, share and subscribe to Female Cricket and press that bell icon ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें हमारे चैनल से, क्योंकि हम आने वाले सारे T20I क्वालिफायर मैचेस को यहीं पर कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।